नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसको कोरोना ने प्रभावित ना किया हो। कोरोना के दिए जख्मों का जो दर्द है वो सब जगह है। कहीं कहीं कोरोना ने पुराने दर्द को गहरा करने का काम भी किया है। केंद्र सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन में ऑनलाइन व्यापारियों को जो सशर्त छूट दी है उससे परंपरागत व्यापारी जो हैं वो हताश हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की विभीषिका में सरकार के साथ, सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ रहे हैं। कोरोना के खतरे से बखूबी वाकिफ होते हुए भी वो लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। दुकानदारों की चिंता ये है कि जब ऑनलाइन व्यापार को खोल दिया जा रहा है तो कोई क्यों ज़रूरत की चीज़ें उनसे लेने के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करेगा। उनसे टैक्स की उम्मीद की जाती है, अपने कर्मचारियों पर दया भाव रखने की उम्मीद की जाती है, चैरिटी की उम्मीद की जाती है और उनके रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। व्यापारियों की ये पीड़ा कितनी सही है, कितनी वाजिब है और कितनी व्यावहारिक है, आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि क्या ऑनलाइन व्यापार को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या परंपरागत व्यापारियों को संरक्षित करने के प्रयास होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और क्या अपना व्यापार बचाने के लिए खुद व्यापारियों को नए दौर के तौर तरीकों में नहीं ढलना होगा। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज किशोर टाक हैं। आप दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कार्तिक बघेरवाल जी हैं, आप भी दुकानदार महासंघ के पदाधिकारी हैं और आप का व्यापार सांगानेरी प्रिंट का आप व्यापार करते हैं जो ऑनलाइन व्यापार से बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। विनीता बड़ाया है हमारे साथ, आप बाजार के एक्सपर्ट हैं। और मानचंद खंडेला हैं हमारे साथ, आप विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले किशोर जी आपके पास आ रहा हूं। निश्चित तौर पर आपके हित प्रभावित हो रहे हैं और असल में आप लोगों के हित प्रभावित होते रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट जब से करीब करीब एक दशक से इस देश में अपनी जगह बना के आया है तब से इस वक्त कोरोना काल में आप लोगों की क्या शिकायत है बड़ी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर देश की सेवा में लगे हुए हैं तो सारे हमारे छोटे दुकानदार लगे हुए हैं। आपने परसों देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है कि छोटे दुकानदारों ने, अगर छोटे दुकानदार हमारा साथ नहीं देते, देश की सेवा नहीं करते तो कल्पना कीजिए क्या होता। तो उसका जवाब मैं एक दिन पहले ही दे चुका था। तो मैंने जवाब ये दिया था 18 तारीख को ही, ट्वीट तो 19 तारीख का है। मैंने उनमें ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी, अगर ये छोटे दुकानदार आपके साथ नहीं होते, ये दवाइयों की दुकानें नहीं खुलती, अगर राशन घर पे जाके नहीं देते, सब्जी वाले सब्जी नहीं देते, फल वाले फल नहीं देते, तो आप ये मान के चलिए कि अभी देश के अंदर अभी जो आंकड़ा आया है 600-700 लोग ही से ज्यादा कोरोना में नहीं मरे हैं। लेकिन अगर पिछले एक महीने से राशन, दवाई, फल और ये फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो इसका आंकड़ा करोड़ों के बाहर होता। तो आप ये देखिए कि जिस तरह आज एक देश की रक्षा के लिए एक जवान सीमा पे ऊपर खड़ा रहता है, चाहे वो माइनस 16 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -20 डिग्री हो, और वो देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, उसी तरह ये सारे व्यापारी जो है ये एक देशभक्त हैं और ये आज देश की 135 करोड़ जनता के लिए कंधे से कंधा मिला के दिन रात उतनी की उतनी मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जीवन जोखिम में डाल रखा है। अगर सीमा पे जवान गोली खाने को तैयार है तो ये सारे दुकानदार आज की तारीख के अंदर कोरोना में एक बीमारी जो है उसको भी झेलने को तैयार है। लेकिन 135 करोड़ जो हमारे व्यापारी भाई है, देश की जो जनता है, उनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, वो आराम से रहें, भूखे नहीं मरने चाहिए। तो राशन वगैरह की सारी व्यवस्था, फल फूल और इसकी हम व्यवस्था आराम से कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 20 तारीख से सरकार ने कुछ चीजें खोली भी है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम उसमें भी सब तरीके से तैयार है। पर हमारे को एक ही सरकार से दिक्कत है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है और उसके साथ में सारा देश लगा हुआ है कोरोना वायरस को लड़ने के लिए। लेकिन दुकानदारों का जो वायरस है, ऑनलाइन वायरस,
इसको हम जो हमारी दुकानदारी भाषा में कहते हैं कि ये ऑनलाइन वायरस जो पिछले 4-5 सालों से इतना बुरी तरह लगा है कि छोटे दुकानदारों को दीमक की तरह काट रहा है। हमारी दुकानें जिसके अंदर हमने फर्नीचर वगैरह बना रखे हैं, दीमक जिस तरह काटते काटते सारे को खोखला कर देता है, तो ये पिछले 5-7 साल से पूरे देश के छोटे व्यापारियों को दीमक ने काट के खोखला कर दिया है। तो ऐसे स्थिति के अंदर जबकि सारा छोटा जो दुकानदार बेचारा दीमक की वायरस से भी लड़ रहा है, ऑनलाइन वायरस से भी लड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना से वायरस से लड़ने के लिए देश के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे वक्त के अंदर मोदी जी को चाहिए कि वो 56 इंच के सीने के साथ के अंदर इन छोटे दुकानदार जिनकी की संख्या मैं आपको बता दूं, आप ये मत समझना कि संख्या के मामले में हम कमजोर पड़ते हैं। हम लोग राजनीति के नहीं है, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम व्यापार वाले लोग हैं, व्यापार नीति करना चाहते हैं। मैं आपको अच्छा और बिल्कुल सही आंकड़ा दे रहा हूँ, 7 करोड़ का भी नहीं दूंगा मैं आपको आंकड़ा दूंगा 4 करोड़ का। पूरे देश में 4 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। अगर एक संस्था पे आप मान के चलिए कि हम 3 या 4 परिवार पलता है, तो वो हो गए लगभग 10 व्यक्ति आप मान के चलो, जिसमें हमारे ठेले वाला भी आता है, हमारा कर्मचारी भी आता है, हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारे माँ बाप भी आते हैं। ये मैंने बहुत लोअर साइड लिया है, वेरी लोअर साइड। और मैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, नहीं तो क्या बताएं। अच्छा किशोर जी, समझ में आ गई आपकी बात। देखिए दोनों तरह से समझ में आ गई आपकी बात। पहली बात तो ये है कि आप लोग आमतौर पर भी जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो समझ में आता है। निश्चित तौर पर कोरोना का ये जो पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड खास तौर पे, उसमें आप लोग जोखिम लेकर अपना काम कर रहे हैं, लोगों तक सहूलियत पहुंचा रहे हैं, ये बात भी समझ में आती है। और तीसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आप 56 इंच के सीधे की बार बार कहकर, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और साथ ही आप जो कह रहे हैं कि इतने करोड़ लोग, आज निश्चित तौर पर आपका एक बड़ा तबका है और आप बहुत सारे लोगों का की रोजी आपसे जुड़ी हुई है, बात समझ में आती है। अब आप क्या चाह रहे हैं, ऑनलाइन बाजार को बंद कर दिया जाए? हाँ, मैं आपसे सिर्फ मेरी बात पूरी करने की इजाजत चाहता हूं। अगर 10 व्यक्ति भी माने तो शर्मा जी, हम लोग हैं कुल मिला के देश के अंदर 40 करोड़। ये मैं लोअर साइड बता रहा हूं, इसमें 10-20 करोड़ ज्यादा ही जोड़ दो आप, 60 करोड़ मतलब 135 करोड़ में अगर हमारी जनसंख्या ले आप छोटे दुकानदारों की, तो वो है 60 करोड़। जो हम हमारे खुद बूते पे हम कमाते हैं, खाते हैं, और सरकार को हम करोड़ों अरबों रुपया टैक्स के रूप में देते हैं। बदले में सरकार हमारे को फूटी कौड़ी नहीं देती है। आज की तारीख में कोई आर्थिक सहायता नहीं है, कोई किसी तरीके का दुकान में कभी किसी के गलती से आग भी लग गई किसी के, तो सरकार ये आंखें नहीं कि भाई तेरे दुकान में आग लगी 2 लाख ही हम तुझे मदद दे दें। कहीं बाढ़ आ गई, कुछ नहीं साहब। कहीं मुझे देश के इतिहास में, पिछले 60 साल के इतिहास में अगर बता दो आप कि साहब किसी छोटे दुकानदार को कहीं किसी सरकार ने मदद की हो। अगर यही सरकारें हमारे को मदद करें, मैं आपको दावे से कहता हूं ये कोरोना काल खत्म भी हो जाता है ना भाई साहब। किशोर जी, इस पर तो अपन बात करते हैं ना, किस तरह मदद की जा सकती है, क्या रियायत आप लोगों को दी जा सकती है, क्या सहूलियत दी जा सकती है, इस पर बात करते हैं। पहले हम ऑनलाइन मार्केट की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट से अगर थ्रेट है तो उसमें क्या सरकार जिम्मेदार है, या क्या ऑनलाइन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं सिर्फ वो जिम्मेदार हैं? इसको मैं समझने के लिए विनीता बढ़ाएं आपके पास आ रहा हूं। ऑनलाइन बिजनेस तो ऐसा खुला हुआ अनंत आकाश है जिसमें कोई भी उतर सकता है। और किशोर टाक जो कह रहे हैं वो बात उनकी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। परंपरागत जो व्यापार है, जब आड़ा वक्त जिसको कहते हैं वो आती है स्थिति, तब वही लोग काम आते हैं। आज वही लोग काम आ रहे हैं। लेकिन क्या ये बात व्यवहारिक लगती है कि ऑनलाइन बिजनेस को खत्म कर दिया जाए, ऑनलाइन बिजनेस पर रोक लगा दी जाए? देखिए शर्मा जी, मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। देखिए, जो भी छोटे दुकानदार हैं उन्होंने कठिन समय में बहुत सहयोग दिया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि सहयोग देना चाहिए सोसाइटी में। और ये साधुवाद के पात्र है, क्योंकि जितना भी जरूरत का सामान हमें इस कठिन समय में चाहिए था, वो इन सब लोगों ने बहुत ही मुश्किल के साथ में, कुछ लोगों को बहुत करीब से जानती हूँ जो इन सब चीजों में डील कर रहे हैं, और उन्होंने ये सारी चीजें बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज करी है। लेकिन अब जो क्वेश्चन इनका है कि एक थ्रेट फील हो रहा है इनकी बातों से कि इनको ई कॉमर्स से थ्रेट है, तो मैं कुछ आंकड़े आपको इनके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आज की तारीख में 665 मिलियन यूजर हैं इंटरनेट के, और उसमें से ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं दैट इज ओनली 50 मिलियन। और जो हमारे इंडियन रिटेल मार्केट है, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं तो मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे बात करना चाहूंगी। इंडियन रिटेल मार्केट जो है वो $600 बिलियन का है। ई कॉमर्स इज जस्ट 5%।
जब 5% में अगर ये थ्रेट लग रहा है इनको, तो मैं इनके फ्यूचर को सोचते हुए ये चीजें बोलना चाहूंगी कि हमें आगे की तरफ सोचना होगा। बिकॉज क्या होता है, जितने भी स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं, एवरीथिंग डेवलप फ्रॉम दी प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम जब अराइज होती है, प्रॉब्लम किस तरह की होती है कि या तो आपके पास स्टॉक नहीं होता है, या आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, या आपके पास ब्रांचेस की कमी होती है। तो ये सारी चीजें जब एक इंसान को सहूलियत के साथ मिलने लगती है, तो वो कोशिश करता है कि मैं इसको इजीली जहां से मिल रहा है वहां से मैं इसको ग्रैब करने की कोशिश करूं। तो मेरा ये कहना है इन लोगों को कि कोई भी थ्रेट इनको फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए, आप जितने भी रिटेल मार्केट्स आए, पहले इनको थ्रेट हुआ था सुपरमार्केट आए, इजी डे आया, या रिलायंस आया, या वॉलमार्ट आया, लेकिन आज भी दुकानें तो अच्छी तरह से चल ही रही हैं। लेकिन जिन्होंने अपडेट कर लिया, छोटी दुकानों में मैंने बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया है, और आज वो इस कंपटीशन में बराबर से भागीदार हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको कि आप बिग बाजार बने, या अमेजोन बने, या फ्लिपकार्ट बने। आप अगर अपनी छोटी सी दुकान में थोड़ा सा इस चीज को समझ लें कि हाँ, आज अगर किसी ने 7 बजे भी, आप ये देखिए, अगर किसी को 7 बजे दूध चाहिए, दूध वाला दूध रख के जाता है। अगर आपका स्टॉक है, आप कभी बोलेंगे स्टॉक नहीं है, आपको सारी चीजें ऑनलाइन स्टॉक पे अवेलेबल है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। जो लोग वक्त के साथ बदल गए, उन लोगों ने आगे तरक्की करी है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज द रूल। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जरूरी है। देश के विकास में ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती है। ठीक है, कार्तिक बघेरवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मैं विनीता जी ने आंकड़े दिए, मैं आपसे बहुत व्यवहारिक तरीके से बात करना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति को अगर कोई सामान खरीदना है, तो वो घर से जब गाड़ी लेकर निकले तो इस चिंता में निकले कि रास्ते में पुलिस वाला कहीं रोक लेगा, अगर बेल्ट नहीं लगाया मैंने तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, फिर दुकान के सामने ले जाकर सब गाड़ी खड़ी करना चाहूँगा तो पार्किंग की जगह नहीं है, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर क्रेडिट की सुविधा नहीं है, या EMI की सुविधा नहीं है, और तमाम तरह की जो परेशानियां आदमी के घर से निकल के घर पर वापस पहुंचने तक आती हैं, वो सब हैं। और वो काम अगर उसका घर बैठे बैठे हो रहा है और 2 पैसे कम में हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो फिर कोई भी व्यक्ति प्रेफर करेगा निश्चित तौर पर ऑनलाइन मार्केट को। तो ये जो चुनौतियां हैं, इसके लिए जो परंपरागत व्यापारी है उसको भी तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हेलो सर, मैंने ऑनलाइन मार्केट से जो नुकसान हो रहा है, हाँ आ रही है आपकी आवाज। तो इसमें हमारे बेडशीट्स में ए ग्रेड का माल जो ये लोग दिखाते हैं, ए ग्रेड का ये लोग माल दिखाते हैं, 300 रुपए का माल ये लोग हमको 200 रुपए में प्रोवाइड कराते हैं, क्वालिटी बिल्कुल डाउन देते हैं, वो क्वालिटी ये लोग दे नहीं पाते हैं। ऑनलाइन इन फोटोग्राफियों में ये लोग कुछ और दिखाते हैं और माल हमको क्वालिटी कुछ और प्रोवाइड कराई जाती है। अंडर रेट माल बेचते हैं, 100 रुपए से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो 100 रुपए का हमको कोई प्रोडक्ट है जो हमसे ये खरीद रहे हैं, वो अंडर रेट माल बेच रहे हैं, या 100 रुपए का माल 80 रुपए में, 70 रुपए में बेचते हैं। तो इससे हमको मैन्युफैक्चररों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहक जो हमारे पास आता है वो अंडर रेट माल इनके ये लोग बेचते हैं, तो वो ग्राहक हमारा जो रेगुलर कस्टमर है वो भी टूट जाता है। तो और आए दिन ये जो रिफंड की जो प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में, ये लोग रिफंड में बहुत ज्यादा आए दिन बहुत दिक्कत करता है हमको ये लोग। हाँ, और फ्रॉड का इन लोगों का आए दिन के रिस्क बहुत ज्यादा। ठीक है किशोर जी, रहे हैं। किशोर जी इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं। किशोर जी इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति उसी चीज को 80 रुपए में बेच रहा है और आप उस चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं, 90 रुपए में बेच रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति, बाजार बहुत निर्दयी है, उपभोक्ता बहुत निर्दयी होता है, वो 2 पैसे का फायदा ही देखता है अपना, बाकी सब चीजें अपनी जगह पे होती हैं। तो इस चुनौती को तो जरा आप ही लोगों को पार पाना पड़ेगा ना। ऐसा साहब, आपको तो हम हमारी दुकानें बेच के घर बैठ जाएं। आप चाहते क्या है हमारे से? आप मेरी बात सुनिए, अगर एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल आप सैमसंग टीवी वाला है। किशोर जी आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए किशोर जी, आप किशोर जी मेरी बात सुनिए, आप किशोर जी मेरी बात सुनिए। आप ये मेरे चाहने नहीं चाहने का सवाल नहीं है, और ये जेपी शर्मा के सवाल नहीं है सर। ये आम आदमी जो सोचता है ना, आम आदमी जो सोचता है और जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा किशोर जी, वो सवाल है। इन सवालों को आप लीजिए, इनके जवाब दीजिए, इनके जवाब सोचिए, बोलिए। नहीं मैं तैयार हूँ। हाँ, अब मैं इसी कह रहा हूँ साहब, 10,000 में आपने हमारे को कोई टीवी बेचा, हम उसको 10,200 में बेचेंगे, 10,500 में बेचेंगे, ठीक है ना साहब, जिसमें हमारा स्टाफ का खर्चा भी है। लेकिन अगर वही टीवी ऑनलाइन पे 9,000 का बिक रहा है, 2 गालियां तो हमें खानी पड़ती है ग्राहक से कि तुम चोर हो। आज हम 3 पीढ़ी से यहाँ बैठे हैं,
आज तीसरी पीढ़ी मेरी दुकान पे बैठी है, माल बेच रही है, और वो आके दुकानदार ग्राहक आके उसको बोलता तुम चोर हो, तो आप मुझे समझाओ, हमारे तो सारी रेपुटेशन बच्चों के सामने हो गई ना। और उसके अलावा 9,000 रुपए के अंदर वो आदमी टीवी वहां से मंगा लेता है। अच्छा, देख के हमारे यहाँ से जाएगा, रिमोट भी लेगा, चलाएगा, देखेगा, करेगा, सब देख के, और डिजाइन वो उसका कोड नंबर वगैरह लेके, और वो अपने आराम से कंप्यूटर पे उस पे मोबाइल पे लिख के और मंगा लेगा। उसको 9,000 में पड़ जाता है। अब मेरी समझ में नहीं आई ये वेरिएशन क्यों है? जब एक फैक्ट्री वाले ने 9,000 में वो बेच रहा है, तो हम 10,000 रुपए क्यों बेचेंगे? मुझे समझाओ साहब आप। वो इसलिए हो रहा है ये, क्योंकि ये क्या करते हैं साहब कि इसके अंदर एक तो ये खुद घाटे में बेच लेते हैं, ये लॉस में बेचने का इनका है कि छोटे दुकानदार की कैपेसिटी कितनी है साहब घाटा खाने की। मैं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल घाटा खा जाऊंगा। आज देश के जो ये 40 करोड़ में आपको कह रहा हूं, ये पब्लिक घाटा खा के छोटे कोई 10,000 का घाटा खा सकता है, कोई 1 लाख का खा लेगा, 2 लाख का खा लेगा। इससे क्या होगा साहब, ये सारा टोटल, ये सारा बाजार और सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हम लोग टीवी बेचना ही बंद कर देंगे, और ये जब ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, उसको बाद में 15,000 में बेचेंगे और अपना लॉस कवर कर लेंगे। ये जो बड़े लोग हैं, मेरी एक बात समझ में नहीं आई ठीक है कि आज ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। जहाँ 40 करोड़ रिटेलर माल बेचने को तैयार है। सुनो साहब, नहीं, पर आप मुझे बताओ, ये आज सिर्फ 4 कंपनियों को भारत सरकार ने, जो वो भी जो है सब, वो आपके जो है ना विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, उनको धंधा करने क्यों दे रही है? विदेशी स्वामित्व वाली 4 कंपनियां ने देश के 40 करोड़ व्यापारियों की हालत खराब कर रखी है। खंडेला साहब आप सुन रहे होंगे किशोर टाक जो बोल रहे हैं वो, और ये बात बहुत जायज बात लगती है मानवीय मोर्चे पे भी, और अगर हम देश के नजरिए से देखें तो भी हमारी बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति, हमारे देश का व्यक्ति, हमारे आसपास का व्यक्ति हमारी मदद के लिए इस वक्त घर से बाहर निकल रहा है, लोगों के बीच में बैठ रहा है, दिन भर जोखिम ले रहा है, लोगों तक सामान पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति की ये पीड़ा क्यों नहीं जायज है कि वो तो इस लॉकडाउन के दौर में अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, और सुविधा उन लोगों को मिलेगी जो अब तक घर में बैठे हुए थे और आगे भी जो काम करेंगे सुरक्षित तरीके से करेंगे और बेहतर मुनाफा कमाएंगे। तो इसको तो एड्रेस किया जाना चाहिए मानचंद खंडेला साहब। जी भी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज की बात देख लीजिए आप, मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है किया, मतलब अब सब कुछ मॉडिफाइड करना पड़ेगा आपको, आपकी मानसिकता, आपकी मनोवृत्ति, आपकी मनोवैज्ञानिकता, आपकी प्रकृति, जो भी कुछ है, या व्यापार करने के तरीके सब मॉडिफाइड करने पड़ेंगे। इसलिए हमें पहली बात तो ये कि मॉडिफाइड के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, ये वास्तव में जो युग है वो प्रतियोगिता का युग है। अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो लोग अपने पास, आपके पास में आएंगे, और अगर वो घटिया कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो उनके पास में कोई नहीं जाएगा। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप जो है इन रिटेलर्स के बारे में आपने कहा, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर कहना चाह रहा हूँ, आज सारा माल करीब करीब MRP पे मिल रहा है, जबकि अगर ये नहीं था जब MRP से 10% या 15% कम पे मिला करता था। ये वास्तव में जो है परिस्थितियों का शोषण है उपभोक्ताओं के विरोध में। चौथी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, उसको मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए आप। एक दुकानदार है, उसके यहाँ पे लाइन लगती है, उसके बाद सड़क के बीच में से लाइन लगती है, पुलिस को बुलाना पड़ता है, और आखिरकार जब वहां पर मेंटेनेंस करने के लिए सरकार को अतिरिक्त साधन व्यय करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्रतियोगिता कर रहा है तो प्रतियोगिता में आपको कूदना पड़ेगा, सक्षम आपको बनना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को एफिशिएंट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त करना पड़ेगा, और आपकी जो कुछ आज तक आपने कमाया है उसके बारे में दबाने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे, उसको भी उसमें शामिल करके और प्रतियोगिता करने की कोशिश करेंगे। एक बात आगे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो कि ये कोरोना वायरस है और पता नहीं क्या कह रहे हैं कि चाइना में कैसे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब तैयार हो जाइए इक्विप्ड होकर कि वास्तव में ऑनलाइन रहेगा और रिटेलर्स भी रहेंगे। लेकिन जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ना कि 60 करोड़ लोग, मैं कहता हूँ ये 100% फिक्टिशियस है। मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, 4 करोड़ समथिंग जो रिटेलर्स देश में है, और उनके जो बच्चे हैं वो शायद कहीं फॉरेन में है, कोई बात नहीं सर, ये हमारी बहस का नहीं है विषय। हाँ, ठीक है विनीता बढ़ाया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, इस बात को यूं भी समझने की ज़रूरत है, किशोर टाक हैं, कार्तिक बघेरवाल हैं, इनके जैसे लाखों व्यापारी हैं हमारे प्रदेश में, उनके मन की बात को इस तरह भी समझने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी ने जिस दौर में सस्ता और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला पॉलिएस्टर कपड़ा सुलभ था, तब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि चरखा चले, सूती बने, खादी बने और लोग उसको पहने, ताकि देश के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के किसी हाथ का कोई हाथ खाली नहीं रहे, हर हाथ के पास काम रहे, हर हाथ में रोटी भी रहे।
हम उस देश के लोग हैं, तो हमको इस नजरिए से भी क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अपने जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ सबके बीच में परंपरागत तरीके से दिन भर अपनी गाड़ी जो खून पसीना है उसको एक करके काम कर रहे हैं, तो कम से कम हम उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए कुछ तो प्रावधान सुनिश्चित करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर समझिए कि ये दौर ऐसा है जिसमें ऑनलाइन मार्केट को आना ही आना है, तो ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया जाए कि एक व्यक्ति जो दुकान खोलकर बाजार में बैठा हुआ है, जो उसका किराया भी देता है, जो नल बिजली के पैसे भी खर्च कर रहा है, वहां जो 4 आदमी काम पर रख रहा है, जिसके तमाम तरह के खर्चे हैं, हॉस्पिटलिटी का भी खर्चा उसमें शामिल होता है, उसके मुकाबले दूसरा व्यक्ति जिसने पूरे शहर में एक जगह गोडाउन ले लिया और वहां से केवल सप्लाई बॉयज हैं, उसके वो सप्लाई देकर के आ रहे हैं, उसका खर्चा बहुत कम है, तो उसका मुनाफा बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए टैक्स स्लैब्स कम से कम अलग हों और बहुत कड़े टैक्स स्लैब्स हों, और दूसरा व्यक्ति जो जैसे तैसे काम चला रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए टैक्स स्लैब अलग हों। कम से कम इतने प्रावधान तो किए जाने चाहिए। सर विनीता बड़ा शायद हमारी बात सुन नहीं पा रही। खंडेला साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रही हूँ, पर वो बोल रहे थे तो मैं इसलिए चुप हो गई। मैं आपकी बात सुन। विनीता जी बोलिए। हाँ बोलिए विनीता जी, बोलिए। मैं एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चीज को थोड़ा सा गलत तरीके से समझा जा रहा है। हम देशी और विदेशी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं घर का सामान, दुकान का सामान या ई कॉमर्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि बाहर की कंपनियों को हम क्यों आने दे रहे हैं, इस तरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नहीं विनीता जी, हम दोनों बारे में बात कर रहे हैं। हम दोनों ही बातें कर रहे हैं। किशोर टाग ने कहा कि 4 कंपनियां जिनमें FDI है 100%। हाँ, हम इनका सोल्यूशन इनको ये दे रहे हैं एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, कि देखिए सिद्धांत जो है, ये नियम जो चलता है वो कंज्यूमर पे ही चलता है कि आप कंज्यूम कर रहे हो। तो कंज्यूमर की जो बात है अगर आप वो ध्यान में रखेंगे तो इसमें फिर आपको वक्त के हिसाब से अगर आप मॉडिफाई नहीं होंगे, और सिर्फ यही कि जो 20 साल पहले अगर हम पत्थर से आग जलाते थे, हम आज भी पत्थर से आग जलाएं, तो ये जरूरी नहीं है। यू हैव टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और जैसा मैंने आपको बोला कि जिस तरह का कंपटीशन है आज की तारीख में, उसमें अगर आप क्वालिटी, जो छोटा छोटा, मैंने आपको बोला जो छोटा छोटा शॉपकीपर है वो भी ऑनलाइन आ सकता है, उसको कहाँ परेशानी है। और आई हैव सीन मेनी केसेस वेयर दीज पीपल आर गेटिंग अपडेटेड अबाउट द करंट सिनेरियो एंड दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स। तो चेंज इज द ब्यूटी। मतलब चेंज को नेगेटिव वे में क्यों ले रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनका जो दुख है वो मैं समझ पा रही हूँ आज की तारीख में, लेकिन अगर इन्हीं के बच्चों से अगर ये बात करेंगे तो इनके बच्चे भी इस चीज के फेवर में होंगे कि हाँ पापा आप इस चीज को ऑनलाइन करने की कोशिश करें धीरे धीरे। और देखिए हर नई समस्या या नई जो भी तकनीक आती है उसमें विरोध तो उत्पन्न होता है, लेकिन उस विरोध को उत्पन्न होने की वजह से ऐसा नहीं है कि हम उस न्यू डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं। ये विकास का सिद्धांत है और हमें अपडेट होना पड़ेगा। मैं दुकानदारों को हमें ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनकी परेशानी समझ पा रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे छोटे दुकानदार जो फ्लरिश कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है किसी भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी से मतलब नहीं है। उन लोगों ने छोटा छोटा अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और जो चीज हमें चाहिए आज डिलीवरी करनी है, वो लोग बोलते हैं इवन फोन करने की भी जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे सामान लिख दीजिए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा। सी नीड बेस कंज्यूमर बिजनेस है। आप अगर नीड को समझ पाएंगे, या तो आप रिलेशनशिप पे धंधा करिए, या स्टॉक पे धंधा करिए, या ब्रांचेस खोलिए, या टाइम दीजिए, मतलब कुछ तो करना ही होगा। और जो प्रिजर्व करने वाली चीजें बोल रहे हैं, प्रिजर्व किन चीजों को किया जाता है? प्रिजर्व यूनिक चीजों को किया जाता है। तो आप में कुछ यूनिक होना चाहिए। वो यूनिक क्या होना चाहिए जो बाकी और लोगों के पास नहीं है, वो आपके पास है। तो यूनिक होगा तब तो हम प्रिजर्व करेंगे ना। तो प्रिजर्व ऑटोमेटिकली होंगे आप अगर आप चेंजेस को अपडेट करेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, जो कि आज के आने वाले समय का ये सत्य है और ये कटु सत्य है कि आपको ऑनलाइन की तरफ, और ये मैंने जैसा आपको डाटा बताया, इट इज जस्ट 5%। जब 5% में आप इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जब ये 50% हो जाएगा तो क्या होगा? आपको उस धारा में बहना पड़ेगा। ठीक है विनीता जी, किशोर टाग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन किशोर जी समय हो गया असल में इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी समझ सकता है कि इन जनरल इस पर बहस भी हो सकती है कि ऑनलाइन मार्केट की एंट्री क्यों नहीं हो, एंड ऑनलाइन मार्केट को अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो आपको उसके साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इन जनरल इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन साथ ही इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि ये जो वक्त है जिसको हम वॉर नाम दे रहे हैं, वॉर अगेंस्ट कोरोना, उस दौर में जो हमारे साथी किशोर टाग जैसे पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग लगे हुए हैं,
उनकी इस वक्त की पीड़ा को तो समझा जाए कम से कम। इस वक्त वो व्यक्ति कहाँ से दुकान का किराया दे रहा है, कहाँ से अपने कर्मचारी पर दया भाव दिखाते हुए उसको तनख्वाह दे रहा है, कहाँ से नल बिजली के खर्चे कर रहा है, कहाँ से बाकी तमाम खर्चे जुटा रहा है। सरकार अगर अपेक्षा करती है व्यापारियों से कुछ हासिल करने की, तो व्यापारियों की अपेक्षा को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वो भी कुछ सहूलियतें सरकार से इस वक्त तो कम से कम मांग लें। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।